स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रिक्शन से आज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रिक्शन। ऑलराइट, अभी तक हमने लॉज ऑफ मोशन किया है, ठीक है, और एपरेंट वेट्स किया है, ठीक है, मोमेंटम के बारे में पढ़ा। आज हम नई फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन। ओके, तो आई कैन सी यहाँ पे एक नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, नेम इज आंचल ठाकुर, राइट? यस ओके, तो आंचल, मे आई नो आपने अभी तक कुछ पढ़ा है? मैम एक्चुअली अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किए हैं मैंने फिजिक्स के। कहाँ तक? मैम फर्स्ट तो अभी पूरा हो गया था, सेकंड थोड़ा मिड तक हुआ है। हैव यू डन प्रोजेक्टाइल वेक्टर्स? नॉट येट मैम। नॉट येट, ओके, प्रोजेक्टाइल वेक्टर्स नहीं किया, ठीक है। सो ओके, कोई बात नहीं, हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लगती है संडे टू संडे, ठीक है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उन सबकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, और उस पे अभी हमने स्टार्ट ही करना है, ठीक है। हम लोग वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस क्लास में आपका रेगुलरली सिलेबस चलता रहेगा पूरे वीक, ठीक है, तो आप उसको साथ के साथ प्लीज करते रहिए। इज इट क्लियर? श्योर मैम। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब फ्रिक्शन से आज, ठीक है। अच्छा, तो पहले मेरे को बताओ, आप लोग क्या समझते हो फ्रिक्शन से? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? Ma'am, it is the opposing force acting between the two surfaces in contact. वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारे पास, करने से पहले कहते हैं कि अगर किसी बॉडी को मूव ऑन अ सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड, या कभी भी हमें किसी बॉडी को चलाते रहना है, मतलब कि वो चलती रहे हमारे पास, आगे मोशन में चलती रहे, किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती रहे हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ फोर्स तो रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। कुछ ना कुछ फोर्स तो हमें धक्का तो देना ही पड़ेगा किसी भी चीज को चलने के लिए। जैसे कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो हमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेटर पे प्रेस करके रखना चाहिए, तभी तो रेस आगे चलती रहेगी, तभी हमारी कार आगे ड्राइव होती रहेगी। पर क्या होता है कि जब हमने देखा कि बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स एक्स्ट्रा बाहर से अप्लाई होती है तो बॉडी की मोशन सीज हो जाती है। क्या? बॉडी की मोशन सीज हो जाती है। सीज का मतलब स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि ये तो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स तो एक दे रही है यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई बॉडी की मोशन को स्टॉप कर रही है, सीज कर रही है, तो वैसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? ऑपोजिशन फोर्स पक्का से लग रही है, और उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? फ्रिक्शन। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि एक फ्रिक्शन जो है वो एक तरह की हमारे पास रुकावट है, ठीक है, इज एन अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे किसी ने बोला अपोजिंग फोर्स, ठीक है, विच क्या करती है? विच कम्स इनटू प्ले। कब आती है वो विच कम्स इनटू प्ले? व्हेन वन बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव on the surface of other body, ठीक है। तो इसका मतलब जहां अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली वर्ड रिपीट किया था कि जब भी टू सर्फेसेस कम्स इन कांटेक्ट, अगर आप अपने हैंड्स को भी रब करते हो तो क्या होता है? कुछ टाइम के बाद दे गेट हीट्स अप। तो वो किसके कारण हीट अप होते हैं? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप रब कर रहे हो हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है उसके कुछ पॉइंट्स है। पहले पॉइंट क्या है? फ्रिक्शन हमेशा किसमें लगती है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ठीक है आंचल, इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, 2 आंचल हो गई आज हमारे पास, है ना, आंचल यादव एंड आंचल ठाकुर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ जी सीरत, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसका? एनी आइडिया? देखो, जब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी तो मोशन ऑफ बॉडी आगे की तरफ है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पे एक्ट कर रही है? सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच में एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब अगर मोशन के आगे कोई भी लग रही है, तो सपोज करो ये कोई कैपिटल एफ लग रही होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक तो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, एंड देख रहे हो आप, इट इज टेंजेंट टू द सरफेस। तो सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है। क्या होगी ये? ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो अच्छा, तो अब हमारे पास
बातें क्या हो गई कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास एक अपोजिंग फोर्स है विच कम्स इनटू प्ले जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट बात क्या है कि ये हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होती है, और दूसरी बात क्या होगी, ये हमेशा टेंजेंट टू द सरफेस होगी, और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, स्मॉल एफ से। तो अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना, अब हम लोग ना जो भी नेमिंग और डिनोट करेंगे ना, हम एक ही फिक्स रखेंगे, सो दैट कि कल को जब भी कैपिटल एफ आए तो आप लोगों को पता चल जाए कि एफ इज इक्वल टू एम ए वाली है, ठीक है। और अगर स्मॉल एफ आए तो आपको पता चल जाए कि ये हमारे पास कौन सी है, फ्रिक्शन वाली फोर्स है। ऑलराइट, ठीक है। तो अच्छा, तो अब फ्रिक्शन की बातें करते हैं। तो मैं आपको ना कुछ टाइप्स बताती हूँ फ्रिक्शन की, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। जैसे आप लोगों ने वैसे तो 9th में कर रखा है पहले ही सबने, ठीक है, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर वी विल राइट द डेफिनेशंस, ठीक है। देखो हमारे पास ना एक इस तरह का कोई मटेरियल या सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। तो दो तरह की फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, एक फ्रिक्शन यहाँ पे, अच्छा, तो अगर बॉडी यहाँ पे एट रेस्ट पे खड़ी हुई है, ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट, तो आप ये बताओ कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कौन सी फ्रिक्शन लग रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं चलाना चाहती हूँ, सपोज करो बिल्कुल इसी एंड पे ले लेती हूँ, यहाँ से बिल्कुल नीचे ही आएगा अब ये, दिस इज द एंड। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी बॉडी है ना, ये इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे गिरे, ठीक है, इस तरह से मेरे पास प्लेन है ये, ठीक है। आर्यन, इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? Yes, तो अगर ma'am. कोई बॉडी एट रेस्ट है तो उसके पास जो फ्रिक्शन लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब सडनली क्या होता है कि बॉडी ने चलना स्टार्ट करना है अभी, तो बॉडी ने अभी चली नहीं है, बस ऑलमोस्ट एट द एंड है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे है, मतलब अभी चली नहीं है बट चलना स्टार्ट करने वाली है विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? Limiting friction. Yes, that friction is called limiting friction. All right, clear? अच्छा, अब बॉडी क्या करेगी? चल पड़ेगी, मतलब चलना स्टार्ट हो गई, तो ये कौन सी फ्रिक्शन होगी हमारे पास? Magnetic. काइनेटिक, ठीक है ना, कौन सी? काइनेटिक फ्रिक्शन, गॉट इट। तो तीन तरह की फ्रिक्शन आ गई। अगर बॉडी रेस्ट पे है तब हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सी होगी हमारे पास? जब बॉडी चल पड़ेगी, ठीक है, बॉडी ने चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो अब जब काइनेटिक फ्रिक्शन पे आते हैं ना, तो डिपेंड करता है। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन पे दो तरह की फ्रिक्शन आ जाती है, अब वो भी हमारे पास किस तरह से, एक तो बॉडी, काइनेटिक फ्रिक्शन की भी आगे दो टाइप्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो देखो बॉडी क्या करेगी? स्लाइड करते हुए जाएगी, मतलब अगर कोई बॉडी है हमारे पास, वो स्लाइड करते हुए जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैसी फ्रिक्शन है हमारे पास? Sliding स्लाइडिंग, friction. ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर बॉडी, जरूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसी बॉडी आ गई, अगर सिलेंड्रिकल बॉडी आ गई तो वो बॉडी क्या करेगी? ऐसे रोल करते हुए Roll. जाएगी। देखो जिस तरह ये पेन रोल कर रहा है, तो इसके ऊपर भी फ्रिक्शन लग रही है, तभी तो ये रोल कर रहा है, तभी तो ये देखो ये चल रहा था पर कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, तो इसकी मोशन क्या हो जा रही है? सीज हो रही है, स्टॉप हो रही है। तो इसका मतलब ऐसी फ्रिक्शन को क्या आप बोलेंगे जो रोल करते हुए जा रहा है? Rolling उसको friction. रोलिंग फ्रिक्शन। तो आई गेस आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज क्लियर है कि कौन सी कहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। अब चाहे डेफिनेशन जितनी मर्जी लिखवा दूं, अगर आपको ये डायग्राम्स क्लियर है तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कौन कौन सी फ्रिक्शंस लगती है, ठीक है। अच्छा, तो एक और टाइप आती है हमारे पास, फ्लूइड फ्रिक्शन। ये यूजुअली पाई जाती है हमारे पास सॉलिड्स में, तो होती नहीं है, ठीक है, लिक्विड्स Liquid. और गैसेस में होती है हमारे पास, ठीक है। इन सब में हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन होती है? फ्लूइड फ्रिक्शन। लिक्विड्स में तो साफ पता लगता है कि अगर, अच्छा आप लोगों को सबसे अच्छी एग्जांपल देती हूँ, अभी कोई भी ग्लास ऑफ वाटर रखना अपने आगे, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? उसको ऐसे कोई पेन या पेंसिल से उसके अंदर ऐसे ऐसे राउंड राउंड करना एक बार, ठीक है, तो क्या होगा कि पानी क्या राउंड फॉर्मेशन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप पेन साइड पे हटा दोगे, अपनी पेंसिल साइड पे हटा दोगे, आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर विल कम्स टू रेस्ट। व्हाई? व्हाई? Because of friction. क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है, लेयर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है, जिसके कारण उसकी मोशन क्या हो रही है? सीज हो रही है, जिसके कारण उसकी मोशन क्या हो रही है? सीज हो रही है, स्टॉप हो रही है,
ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास दो बातें की जाती है, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा विस्कस मटेरियल है। इस चीज को हम फ्रिक्शन को वर्ड भी बोल देते हैं कि विस्कोसिटी उसमें ज्यादा है या कम है। तो विस्कोसिटी वर्ड यहाँ से पैदा होता है, ठीक है। तो बताओ जरा विस्कोसिटी कैसे आती है आपके, आप लोगों के पास, बताओ किसको बोलेंगे ज्यादा विस्कस मटेरियल? वर्ड सुना है ना, विस्कस। विस्कस का मतलब है गाढ़ा। विस्कस की अगर हिंदी बोली जाए तो जितना ज्यादा गाढ़ा, मतलब जितना ज्यादा थिक होगा। जैसे कि अगर आप 2 ड्रॉप्स लेते हो, एक आपके पास है प्लेट पे, एक हनी की ड्रॉप लेते हो, और एक ऐसी आप वाटर की ड्रॉप लेते हो, वाटर एंड हनी, ठीक है। तो जो ज्यादा विस्कस मटेरियल होगा वो स्लोली 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 नीचे जाएगा। जितना कम विस्कस होगा, लेस विस्कस, वो उतना फास्ट नीचे जाएगा। तो कौन ज्यादा पहले नीचे पहुंचेगा, वाटर और हनी? Water. 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 Don't Why? say. Because water is more viscous or less viscous? Less. 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 Got it? तो ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर आ गई, ठीक है। अच्छा, तो अब पहले ना आप लोगों की ना, वैसे तो ये आती नहीं है मॉडर्न थ्योरी, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पुराने जमाने में ना 2 तरह की उन्होंने थ्योरीज बताई थी कि फ्रिक्शन क्यों होती है, कैसे होती है हमारे पास। तो वो पहले बताते थे कि हमारे पास जब हम फ्रिक्शन इसलिए होती है क्योंकि जैसे अगर आप फिंगर्स देखो अपनी, ठीक है, ये फिंगर्स का मैं आपको पैटर्न दिखा रही हूँ, दिख रहा है मेरा हैंड का पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से बना हुआ है ना, ये पैटर्न दिखा ऊपर, ठीक है। तो अपनी दोनों हैंड्स को ना आप लोग लेके आना जरा ऐसे इन टच कांटेक्ट लेके आना आप सब लोग। तो जब आप लेके आओगे तो एक हैंड दूसरे हैंड के ऊपर ऐसे आ जाएगा, है ना। जहां पे उसका डिप है वहां पे दूसरी फिंगर आ जाएगी, जहां पे उसका डिप है वहां पे दूसरे हैंड का आ जाएगा आपका आउटवर्ड रीजन, है ना, आउटवर्ड वर्जन। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि कहते हैं कि जब फ्रिक्शन होती है ना हमारे पास, तो अगर तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर बॉडी एक दूसरे के ऊपर चल पा रही है तो प्रॉपरली इंटरलॉकिंग नहीं हो रही। इंटरलॉकिंग का मतलब है एक दूसरे के बीच में फिट नहीं कर रहा, मतलब कि ऐसे हो रहा है हमारे पास, ठीक है, दिस, और फिर इसके कारण यहाँ पे भी गैप क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब तब ये बॉडीज इंटरलॉक होने के लिए, एक दूसरे के अंदर फिट बैठने के लिए आगे स्लाइड करती जाएगी। तो बोलते हैं कि इसका मतलब इंटरलॉकिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसीलिए वो बॉडी जो है वो स्लाइड करती रहेगी। जिस दिन इंटरलॉकिंग हो गई, बॉडी विल कम टू रेस्ट। जिस दिन इंटरलॉकिंग हो जाएगी तब तो वो इसको उसकी स्पेस मिल गई तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी पुरानी थ्योरी कि हमारे पास जैसे आपके हैंड्स फिस्ट जब आप बनाते हो तो उस पे जो आपकी इंटरलॉकिंग होती है, कम्स इन कांटेक्ट दो सरफेसेस, अगर प्रॉपरली आ जाते हैं तो देयर विल बी जो इरेगुलरिटीज है उनमें इंटरलॉकिंग हो जाए तो बोलेंगे कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन लग गई। अगर नहीं हो पा रही तो अब हम बोल देंगे कि वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इंटरलॉकिंग अगर डिक्रीज कर जाती है तो हम बोल देंगे कि वो स्लाइड कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो पर जो मॉडर्न थ्योरी आई ना, उसने हमारे पास 2 तरह की बातें की कि हमारे पास क्या होता है, एक जब भी ऐसे सरफेसेस आते हैं, कहते हैं कि जब ये वाले सरफेसेस आए, दिस दिस दिस, ये 3 पॉइंट्स कांटेक्ट में आ गए, बोलते हैं कि ए बी सी, इनको नेमिंग दे देती हूँ, ए बी सी। वो तो ओल्ड थ्योरी थी, वहां से उसने बता दिया कि अगर तो इंटरलॉकिंग नहीं हो रही है आपके पास, देन द बॉडी विल स्लाइड, इफ देयर इज इंटरलॉकिंग देन बॉडी विल नॉट स्लाइड। तो इसका मतलब क्या बोलता है यहाँ पे आके कि जब आपके पास ए और बी पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, अब ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, क्योंकि एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो एरिया बहुत कम, प्रेशर बहुत ज्यादा, तो ऐसे प्रेशर को हम बोलते हैं एडहेसिव। अच्छा, अब आप लोगों को पहले मैं एडहेसिव वर्ड का मीनिंग बताती हूँ। इन सबकी थ्योरी लिखेंगे हम, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो अगर मेरी स्पीड फास्ट है तो प्लीज मेरे को दोबारा से बोल देना कि ये समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो अभी जब मॉडर्न थ्योरी में चले ना, तो उन्होंने बोला कि ऐसे जब पोजीशन आई, जब इंटरलॉकिंग नहीं हो रही थी, तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स बन गए, ए बी एंड सी, ठीक है। तो बोलते हैं इन 3 पॉइंट्स पे प्रेशर डल रहा है, और वो प्रेशर कैसा है, एडहेसिव प्रेशर है, क्योंकि एरिया बहुत कम है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो एडहेसिव वर्ड का मतलब तुम लोगों ने देखा होगा, जो आपकी ग्लूज फेविकोल आता है ना, तो उसको बार बार बोला जाता है, उसके ऊपर भी पढ़ना, उसके ऊपर लिखा होगा फेविकोल के नीचे एडहेसिव मटेरियल, ठीक है। एडहेसिव का मतलब होता है जोड़ के रखना, किसी भी 2 चीजों को जोड़ना। तो ग्लू का काम क्या होता है, फेविकोल का काम क्या होता है, 2 चीजों को ज्वाइन करना, ठीक है। तो एडहेसिव प्रेशर पड़ रहा है, मतलब जोड़ के रखने वाला प्रेशर डल रहा है। एरिया कम, जोड़ के रखने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा, है ना। एरिया कम है तो जोड़ के रखने वाला प्रेशर
बहुत ज्यादा, तो इसको हम बोल देते हैं कि वेल्डिंग हो रही है। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब होता है कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेगा हमारे पास, वैसे वैसे एडहेसिव प्रेशर डिक्रीज करेगा हमारे पास। ठीक है, तो पर ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम और एरिया बढ़ाते रहे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे फर्क नहीं पड़ती है। जो फ्रिक्शन है उसको एरिया पे फर्क नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन कोई भी बॉडी है उसके ऊपर एक्ट करेगी ही करेगी, हमेशा उसकी मोशन को रोकने के लिए जरूर आएगी। तो इसका मतलब कि अब क्या हुआ, दो तरह के सर्फेसेस बना दिए मॉडर्न ने, कि अगर तो स्मूथ सरफेस होगा, जब स्मूथ सरफेस होगा तो स्मूथ सरफेस पे हम लोग क्या कर जाते हैं? स्लिप कर जाते हैं, है ना? स्मूथ सरफेसेस पे आप क्या करते हो? हमेशा स्लिप कर जाते हो। तो अगर हम स्लिप करते तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा या कम? कम। कम। तो फ्रिक्शन लेस। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे बोलते हैं कि जब स्मूथ सरफेसेस आते हैं तो जो एडहेसिव प्रेशर है वो हमारे पास क्या होगा, एडहेसिव फोर्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास। तो जिसके कारण फ्रिक्शन भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी स्मूथ सरफेसेस में। ठीक है, अच्छा अगर हम हार्ड सरफेसेस बनाते हैं तो हार्ड सरफेसेस में क्या होता है, हम लोग स्लिप नहीं करते, डू नॉट स्लिप। तो डू नॉट स्लिप तो वहां पे क्या होगी, फ्रिक्शन फ्रिक्शन, ज्यादा। फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, क्लियर? दीज आर दी पॉइंट्स जो आप लोगों को सिखाए गए। तो लिखवाऊं अब ये सारा डाटा? शैल वी यस स्टार्ट? मैम। यस तो मैम। दीजिए, चलिए अब हेडिंग देते हैं। आप लोग हेडिंग्स देना और फिर मैं आपको डेफिनेशंस लिखवाती हूँ। ठीक है, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक नहीं समझ आई प्लीज। मॉडर्न और ओल्ड थ्योरी हम करेंगे नहीं, सिर्फ आपको बताया गया था तो मैं इनको बस पॉइंट्स में लिखवा दूंगी आपको कि कब क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे सर्फेसेस होते हैं। गॉट इट? चले, चलिए लिखिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, हेडिंग दीजिए फ्रिक्शन के बारे में। डिड यू राइट फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लिख लिया सबने? यस मैम। यहाँ तक लिख लिया होगा। लिखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले आइए स्टैटिक फ्रिक्शन पे। सबसे पहले हेडिंग दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी बात, आंचल हमारा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपने पॉइंट मिस कर दिया, दोबारा से नहीं पूछ पा रहे हो ड्यू टू एनीथिंग, ठीक है, कोई भी बच्चा इनफैक्ट, तो आप दोबारा से इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में लिंक बना हुआ है, ठीक है, तो वहां पे पहुंच जाया करेगा। तो आप वहां से दोबारा से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज द अपोजिंग फोर्स, it is the opposing force which comes into play, which comes into play when one body slide on the surface of other body. नहीं, when one body is at rest, वो तो sliding आ जाएगी ना। which comes into play when one body is at rest on the other एक्सक्यूज मी body. मैम। हाँ जी, मैम पूछिए, सारी टाइम जो दे। मैम जो सारी फ्रिक्शंस होती हैं वो अपोजिंग होती हैं। यस, क्योंकि ये देखो फ्रिक्शन की पॉइंट ही मैंने लिखवा दिया है कि इट इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके मैम। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? the opposing force which comes into play when one body is at rest on the other body. ठीक है, सेकंड लाइए, सेकंड आइए आप हमारे पास। लिखिए काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लिखिए the opposing force which comes into play, the opposing force which comes into play। अच्छा, स्टैटिक की ब्रैकेट में ना आप एफ के पैर में एस भी लिख देना, काइनेटिक की ब्रैकेट में एफ के पैर में स्मॉल के लिख देंगे, इस तरह से। ठीक है, जहां हेडिंग दे रहे हो उसके साथ साथ। ठीक है, the opposing force which comes into play when one body actually start moving, when one body actually start moving in the direction of applied force, in the direction of applied force। ठीक है, उसके बाद आइए, it is
डिनोटेड बाय एफ के पैर में के कर देना, एफ के सबस्क्रिप्ट है उसकी एफ के। हम कैपिटल ए और स्मॉल, हाँ हम कैपिटल एफ, कैपिटल एफ नहीं है, स्मॉल एफ लिखना है हमेशा। फ्रिक्शन को मैंने क्या बोला है, हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट करो, स्मॉल एफ, ठीक है, सबस्क्रिप्ट एफ के, ठीक है। तो लिखिए इसके नीचे एक और लाइन लिखो, इफ द ड्यूरिंग मोशन, लिखिए ड्यूरिंग मोशन, if the irregularities during motion, if the irregularities of surface do not get chance to interlock, do not get chance to interlock, kinetic friction decreases, do not get chance to interlock, kinetic friction decreases। अनुभव नहीं आया आज? अच्छा, समझ आ रहा है ना आपको? यस। ठीक है, do not get chance to interlock, the kinetic friction decreases, ठीक है। आगे लिखिए थर्ड, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ के पैर में छोटा एल, स्मॉल एफ स्मॉल एल, ठीक है। लिखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play, मैम रिपीट करना एक बार। the maximum limiting friction के लिए, the maximum value of static friction which comes into play when body is just at the verge of moving, ठीक है अंश। when body Ma'am, is, then the body is, when the body is, जब when the body is just at the verge of moving, ठीक है। ठीक है, जब वो बिल्कुल मूव करने जा ही रही थी तब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। आइए अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन के ऊपर, अब आइए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की हेडिंग, इट इज द अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body slides on the surface of other body, when one body slides on the surface of other body, ठीक है। आगे लिखिए रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन लिखिए, इट इज द opposing force which comes into play when one body rolls on the surface of other body, when one body rolls on the surface of other body, ठीक है। लास्ट वाली पे आइए, फ्लूइड फ्रिक्शन। मैम इन्हें डिनोट किससे करते हैं?
स्लाइडिंग इनको फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन वगैरह, रोलिंग फ्रिक्शन ना काइनेटिक में ही होती है ना, तो इसलिए के से ही डिनोट करते हैं। जब रिक्वायरमेंट होगी तब हम के से ही लिखते हैं इनको, ठीक है। तो इसीलिए इनकी स्पेशल डिनोशंस नहीं है। ओके, फ्लूइड फ्रिक्शन पे आइए। इट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between different layers of flowing fluids या flowing liquid, between different layers of flowing liquids. It is also called viscosity. Ma'am, can you repeat? Yes, please. It is the internal force of friction between different layers of a flowing liquid. It is also called viscosity. देखिए, layers of honey have more fluid friction than THAN वाला have more fluid friction than layers of water. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम हाँ जी। मैम विस्कोसिटी कोई डेंसिटी एक ही नहीं होता नहीं है? नहीं 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 नहीं, विस्कोसिटी इज डिफरेंट, डेंसिटी इज डिफरेंट, ठीक है ना। विस्कस डेंसिटी कई बार बोल देते हैं कोई मटेरियल कितना ज्यादा भारी है, कितना ज्यादा मतलब वो है हमारे पास डेंस है, ठीक है। पर विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ा, मतलब वो स्पेशली लिक्विड्स और उन चीजों के लिए ही होगा, ठीक है ना। डेंसिटी किसी भी चीज की निकाल सकते हैं, सॉलिड्स में भी हम निकाल सकते हैं कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं हमारे पास, है ना। तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास अगर कोई ड्राइविंग फोर्स अप्लाई ना करे बॉडी के ऊपर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा, इतना याद रखना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ड्राइविंग फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। अगर हम कोई भी ड्राइविंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसके ऊपर कितनी होगी? ड्राइविंग फोर्स का मतलब है यस, जीरो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बोलती हूँ कि ड्राइविंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड बॉडी फिर भी रेस्ट पे रहती है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी वाली होगी? स्टैटिक। यस, वेरी नाइस, स्टैटिक। अगर मैं ये बोलूं कि ड्राइविंग फोर्स अप्लाई कर दी बॉडी के ऊपर और बॉडी फर्स्ट मूव करती है, देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज कॉल्ड, मतलब जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? फ्रिक्शन के। क्लियर हुई बात? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ जिनको नहीं समझ आया। अगर मैं बोल रही हूँ कि नो ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, नो ड्राइविंग फोर्स, द कैपिटल एफ, दैट मीन्स नो फ्रिक्शन, नो स्मॉल एफ। अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर जो मेरे पास बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने कुछ ड्राइविंग फोर्स अप्लाई की है, अप्लाइड कर दी है मैंने इसके ऊपर, ठीक है, इज अप्लाइड, एंड बॉडी फिर भी रेस्ट पे है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो उस समय पे जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और अगर ऐसे बोलें कि जस्ट चलना स्टार्ट हो रही है, तब फिर मैं बोल दूंगी कि ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर? लिमिटिंग के, ठीक है। ओके, चलो ये बातें भी तुम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम जरा न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ, ठीक है। फिर आप लोगों ने बताना है मुझे कि कैसे आप लोगों के पास आए कोफिशिएंट्स, ठीक है। लिखिए जरा, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज है, वो पढ़ने जरूरी है, ठीक है। लिखो जरा, हेडिंग दो, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट अगर आप ये कर लोगे तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बड़ी क्लियर रहेंगी बातें ये सारी, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स लिख दिया, फ्रिक्शन लिखना, ठीक है। तो कहते कि हमारे पास
कैसी होती है, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड कैसा होता है इसका, मतलब दिखती कैसी होगी, कितनी वैल्यू की होगी ये, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction between two surfaces। अच्छा, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, पहले मैं उनको बता दूं। ये देखो, जब भी कोई सरफेस होगा तो एक तो वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो mg ने पैदा किया बैलेंस करने के लिए। जब भी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती है तो वो किसी ना किसी बैलेंस इक्विलिब्रियम में बैठी होती है। अगर आपके सामने कोई नोटबुक रेस्ट पे है ना, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। तो mg अगर नीचे की तरफ एक्ट करता है तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बोला कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के बराबर होती है, ठीक है। गॉट इट। सेकंड, पहला पॉइंट तो उसके मैग्नीट्यूड का था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड ही होगा सिर्फ उसका, डायरेक्शन इसके बराबर नहीं होगी, याद रख लेना। सिर्फ मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, ठीक है। पर डायरेक्शन नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is opposite to the direction of motion of wheels, है ना। क्योंकि याद नहीं है आप लोगों को कि अगर कोई भी चीज चल रही है हमारे पास तो जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी वो तो हमेशा ऑपोजिट नेचर लगेगी ना। इधर को अगर फोर्स चल रही है ना, करेक्ट। डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगी फ्रिक्शन की, वो तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। आगे तीसरी बात इसकी क्या है कि जो हमारे पास इट इज, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। हाँ जी एंजेलिना, आप एक बार आंसर बताना जरा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ। हाँ जी एंजेलिना। हाँ जी, अभी तक एंजेलिना हमने फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन किया है, मैं आई नो। आई गेस आयशा मैम, एंजेलिना के नेम पे ना कोई और ने, किसी और ने एंटर किया है, तो आप इनको रिमूव ही कर दो यहाँ से, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट so long as the normal reaction is same। अच्छा, इस बात को समझते हैं। मतलब कि जो भी हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके साथ, किसके साथ, एरिया ऑफ कांटेक्ट के साथ, कि कितने एरिया पे वो लग रहा है, कितने एरिया पे नहीं लग रहा, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे। उसका सिर्फ मतलब किससे है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर मेरा मैग्नीट्यूड आना चाहिए और मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, टू दी टू सरफेसेस। गॉट इट। अच्छा, तो और क्या हो सकती है कंडीशंस, हम लोग क्या रखें। अच्छा, अगर मैं आपको दो केसेस बताती हूँ, आप बताना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस में ज्यादा होगी, रफ सरफेसेस में ज्यादा होगी या स्मूथ सरफेसेस में ज्यादा होगी। रफ। बिल्कुल सही, रफ सरफेसेस में। चाहे देखो, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का वर्ड यूज कर देते हैं। आपने दिमाग में वही रखना है कि फ्रिक्शन लग रही है, ऑपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी रफ सरफेसेस में हमेशा ज्यादा होगी रेदर देन कंपेयर टू द स्मूथ, ठीक है। अब चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये आपको बहुत सारी जगहों पे लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है हम इसको डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है, इट इज दी रेशो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन
between two surfaces. ठीक है, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे किसी ने बोला था कि हम नॉर्मल रिएक्शन को n से डिनोट कर देते हैं, तो फिर देखो कितनी सारी प्रॉब्लम आती. ये सारे फॉर्मूलाज आगे r में ही आते हैं. ठीक है, तो f by r, स्मॉल f by r, दैट इज स्मॉल f by r. अच्छा, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? हु विल टेल मी द यूनिट्स? मैम नो SI यूनिट. व्हाई? मैम इट्स अ रेशो. इट्स अ रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटीज. ये भी एक तरह की फोर्स होती है, नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है, क्योंकि देखो mg मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r. फोर्स बाय फोर्स है तो सेम यूनिट्स है. इट हैज नो यूनिट्स बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज. रेशियो ऑफ लिख लो, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज. ठीक है, अच्छा, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन, जिसकी वैल्यू लाई करती है म्यू की, दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के बीच बीच में ही लाई करेगी. ठीक है, और थर्ड है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. करेगा ही भाई डिपेंड, क्योंकि अगर स्मूथ या रफ होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि मेरी वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी. ठीक है, चले आगे. ये तो था जनरलाइज कॉफिशिएंट है हमारे पास. किसका? कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जनरलाइज कॉफिशिएंट है. अब इसके आगे दो टाइप से लिख लिया सबने? यस मैम. यस मैम. ठीक है, लिख लो जिनका रह गया. ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप लिखिए आप, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. चलो देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, इसको हम म्यू एस से डिनोट करेंगे. इट इज दी, जो भी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू दी नॉर्मल रिएक्शन. अच्छा, तो हु विल टेल मी मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बॉयज में से? हाँ जी बॉयज, बॉयज बताओ. हाँ जी, हर्ष गुप्ता जी बताइए, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? अरे अभी तो लिखवाया, सेकंड डेफिनेशन पढ़ना जरा. मैम लिमिटिंग Taking फ्रिक्शन. friction. यस, देखा, ये लड़के सो रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो. लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही तो बोलते हैं हम मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये आ गया इसका एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अंश. क्या बात, आपने भी आंसर नहीं दिया? आर्यन, आगे कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू के पैर में छोटा k से डिनोट करते हैं. इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. लो, ठीक है. अच्छा, तो कौन सी फोर्स ग्रेटर होती है और कौन सी लेस होती है? Kinetic friction. नो, सबसे ज्यादा ग्रेटर होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग Limiting फ्रिक्शन, होएगी. हाँ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के पास, बेचारे के पास बड़ी टेंशन होती है कि उसने रेस्ट की स्टेट से काइनेटिक में भेजना होता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स लगती है उसके पास. तो लिमिटिंग ग्रेटर है काइनेटिक से, तो इसका मतलब कौन ज्यादा ग्रेटर होगा? म्यू एस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के. है क्योंकि ठीक है, मैम वो ये किस, मैक्सिमम होती है. यस, क्योंकि आप लोगों के पास ये न्यूमेरिकल में आ जाएगा 1 मार्क में एमसीक्यू. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे एमसीक्यूज बना रहे हैं यहाँ पे. समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, चलिए आप आगे. बॉयज चलूं क्या आगे? हाँ जी अंश. यस मैम. चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे.
तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप सब लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जितना अच्छे से तुम लोग ये यूनिट्स करोगे ना, फ्री के मार्क्स है, मैं बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, कहने को लोग बोलते हैं कि 11th क्लास इज टफ, पर अगर आप साथ के साथ पढ़ते जाओगे तो इट इज द इजीएस्ट। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना जो मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ ना, इट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली फोर्स है ना, उसका जो रिजल्टेंट होगा, उसने जो एंगल बनाया, एंड नॉर्मल रिएक्शन ने जो एंगल बनाया होगा विद द नॉर्मल रिएक्शन, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नहीं समझ आया? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया। क्या किसी और को समझ आया? क्या बोला मैंने? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया। हाँ जी, इज देयर एनीवन जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? इसका मतलब किसी को भी नहीं समझ आया है ना? तो इसका मतलब क्यों ना हम एक डायग्राम बना के देखें, तो हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। तो ऐसे कोई बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, ये रही, ठीक है, कोई भी बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो इतना तो मुझे पता है कि जो भी ये बॉडी होगी, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन आर तो लग रहा होगा। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स मतलब अगर ये इधर को जा रही है, तो मतलब जो धक्का बज रहा है उसको, वो इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, तो क्या बोलते हैं इसको, पूरा नॉर्मल रिएक्शन को इसी एंड तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बात आई कि ये बोलते हैं कि ये बॉडी ने चलना स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी? कौन सी फ्रिक्शन? चाहे आप खाली फ्रिक्शन बोल रहे हो, चाहे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन लग रही है, बॉडी अगर इधर को चल रही है तो फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगी पक्का से। चलो मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दिया। अच्छा, तो अब पहले रिजल्टेंट बनाते हैं किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दो परपेंडिकुलर फोर्सेस है, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? हमेशा बीच में, है ना? ये बीच में आ गया उनका रिजल्टेंट। सपोज करते हैं इस रिजल्टेंट को मैं कुछ नया नाम दे दूं, क्या नाम दूं? पी दे देती हूँ, कैपिटल पी। इस रिजल्टेंट का नाम हो गया पी। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि एंगल मेड बाय दी रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है? लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब रिजल्टेंट किस किसका है? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होगा, उसके बीच में एक एंगल, और विद द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास है कौन सा एंगल हमारे पास? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको मैं ए बोल देती हूँ, इसको मैं बी बोल देती हूँ, इसको सेंटर ओ बोल देती हूँ। ठीक है, बन गया हमारे पास। अब समझ आया? अब सबको पता चला एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, बना किसके साथ रहा है? उस रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना रहा है। इज इट क्लियर? यस। बात समझ आई सबको? ठीक है, तो लिखिए, हियर FL is the limiting force of friction। ठीक है, बता भी दूं, कल को भूल जाओगे तुम लोग। R is the normal reaction। ठीक है, P is the resultant of FL and R। ठीक है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? थीटा इज दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्यों ना इस पे कुछ डिराइव करें रिलेशन। तो चलो फिर डिराइव करते हैं रिलेशन। लिखिए जरा, फ्रॉम फिगर। ठीक है, tan थीटा निकालना जरा, tan थीटा निकालो। tan थीटा इस ट्रायंगल में, tan थीटा इन ट्रायंगल POR। tan थीटा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा, परपेंडिकुलर। हाँ जी, PR बाय बाय OR। OR। ठीक है, PR बाय OR। ठीक है, चलिए अब आगे।
यहाँ तक सबको समझ आया? कोई ऐसी बात जो किसी को नहीं पता चली, प्लीज दे मे आस्क। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यस और नो? देखो Yes, जितना ma'am. अच्छे से आप लोगों को कंपोनेंट्स और वेक्टर्स की बातें पता होंगी उतना अच्छे से आपको कहानी आएंगी। रिजल्टेंट सबको समझ आ रहा है ना वर्ड? जिसने Yes. वेक्टर्स किए हैं, ठीक है, उसको ये बात समझनी पड़ेगी। नहीं आपको याद तो दोबारा से वेक्टर्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अच्छा तो चलो अब देखते हैं। अब हमारे पास ऑल्सो जो पी आर है वो किसके बराबर है? ओबी के बराबर है और इज इक्वल्स टू एफ एल। ये जो पी आर है ये ओबी के बराबर है दोनों आपस में, ठीक है, और ये किसके बराबर है? एफ एल के बराबर, लिमिटिंग फोर्स के बराबर, ठीक है। एंड ओ आर जो है हमारे पास, ओ आर की जगह पे ना मैंने ओ ए लिखना था यार, ये ए था, आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम ही है ये आर, ठीक है। ओ ए पी ए, ठीक है, तो पी ए लिखना था यहाँ, ठीक है। अच्छा तो अब ये आ गया ओ ए, क्योंकि मैंने नेमिंग दिया ना यहाँ पे ओ ए, तो ओ ए किसके बराबर है? Normal reaction. ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, तो देयरफॉर tan थीटा कितना हो गया हमारे पास? एफ एल ओवर Fell आर। upon R. तो एक बार जरा पीछे चलना कि एक और रिलेशन अभी करवाए थे, ऑल्सो वी नो, कुछ रिलेशंस करवाए थे अभी 3। FL upon R equals to a coefficient of static. Coefficient of. ठीक है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन चाहे ना भी बोलो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ तो म्यू इज इक्वल टू एफ एल ओवर आर ही होता है। नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, तो इसका मतलब एक नया फॉर्मूला मिल गया मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, कि अगर मुझे एंगल दे रखा होगा सीधा पेपर में तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकती हूँ मैं, स्टैटिक फ्रिक्शन या जनरल फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकाल सकती हूँ। क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब if theta increases then coefficient of friction also Increases. increases। अच्छा तो अब फटाफट से मुझे बताना जरा, find the, साथ ही न्यूमेरिकल, find the coefficient of friction if the resultant makes 60 degree with the limiting force of friction, ठीक है। चलिए बताओ जरा आप जल्दी, जल्दी बताइए। √3. I'm √3. 1/√3। 1 कोई बोल रहा है 1/√3, कोई भी। अच्छा तो मैं डायग्राम बनाती हूँ पहले, वो देखते हैं, ठीक है, फिर मैं देखती हूँ तुम लोग कितने सही हो और कितने गलत हो, ठीक है। ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है, ये रही लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैंने बोला रिजल्टेंट जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है ना। ये है कोई रिजल्टेंट पी था, हमने ले रखा नेमिंग, ये है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा तो तुम सबने क्या किया, सही किया है तुम सबने, ये गलती पता लग गई है सबको? मैम 30 डिग्री एंगल होगा। हाँ शुक्र। तो थीटा कितना आना चाहिए हमारे पास? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने क्या बोला था? रिजल्टेंट विद दी लिमिटिंग फ्रिक्शन बना रहा है, तो डायग्राम देखना जरा, रिजल्टेंट विद दी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये वाला एंगल हुआ ना, मैंने ये दिया था आपको, ये आपको खुद ब खुद फाइंड आउट करना था। तो देयरफॉर आल्सो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है भाई? 1/√3. 1/√3। यहाँ पे किसने निकाला 1/√3? आर्यन ने निकाला था। यस मैंने भी बस मैंने, किसने? निशु। निशु। हाँ जी, बस 2 लोगों का ठीक है, बाकी सब देख लो जरा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। चलिए लिखिए, कंप्लीट कीजिए इसको, ध्यान से सुनो ना बात क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही वो क्वेश्चन पेपर में ट्विस्ट करके देते हैं, हमने एंगल देखा, हमने देखा हमारे पास थीटा गिवन है, अरे ये तो बहुत आसान है,
तो कभी भी ये सोच लेना 11th क्लास है, आसान चीजें तो वो देंगे नहीं, तो 2 बार चेक करना लिखने से पहले। समझ आ गया आप सबको? ठीक है, कैसे करना है सॉल्व? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता चला अभी भी? कोई प्रॉब्लम इस पूरे लेक्चर में? अच्छा, तो एक और बात बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पता होगा ना कि हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं वेक्टर्स को, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना? किया था ना कि अगर 2 वेक्टर्स है, अगर कोई वेक्टर बेचारा यहाँ पे बैठा है r, तो अगर इसके साथ थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बन रहा है वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? cos थीटा। जिसके साथ, और Sin दूसरा theta। sin थीटा, है ना? तो इस तरह तोड़ेंगे हम। तो जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग थोड़े से वेक्टर्स को प्रिपेयर करके आना, मतलब ये वाली बातें जरूर देख के आना कि किस तरह वो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, ठीक है? क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज वगैरह करेंगे हम, स्लाइडिंग एंगल करेंगे, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और उसी पे ही 5 मार्क्स की डेरिवेशन आती है। तो एक क्वेश्चन तो 5 मार्क की डेरिवेशन का आएगा, और 3-4 डेरिवेशन है कॉन्टिन्यूटी में हमारे पास, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान से पढ़ के आना ये सारा, एंगल ऑफ, ये कोफिशिएंट सारे यूज होने हैं, और ये जो आज फ्रिक्शंस डिफाइन किया आपके आगे, ये सारी डिफाइन होनी है, ठीक है? तो आप सबको आते हो कोफिशिएंट्स भी, और सब कुछ पता हो। क्लियर? ठीक है, ओके देन। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, ma'am. ओके, आंचल, डू यू गेट इट? सारा समझ आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, ओके देन, Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am.